हाय गाइस। हेलो सर। लास्ट चैप्टर सबने कर लिया था? यस सर। ठीक है। जस्ट 1 मिनट गाइस। यस गाइस, चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मोटिवेटिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। तो मैं तुम्हें बताया था चैप्टर छोटा सा है और ये चैप्टर थोड़ा बहुत जो तुमने 12th में पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत, नॉट पूरा, उससे रिलेटेड है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं गाइस। कोई भी डाउट आएगा कुछ भी तो मुझसे प्लीज पूछना। आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे को 2 चैप्टर्स करा दूं, 14th एंड 15th। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़े से मतलब थोड़े से ऑथर्स हैं, 3-4 जो हमें नाम याद रखने हैं। तो उस हिसाब से हम करेंगे। आई विल नॉट रन फास्ट, डोंट वरी। So, Mada, chapter number 14, that is motivating individual and groups. So, motivating का guys मतलब क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब होता है जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको इस तरह से काम करवाना, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको इस तरह से काम करवाना कि वो गलतियां कम करें, वो खुशी खुशी काम करें, एंड वो जब भी कोई काम करे वो अपने फायदे के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का फायदा भी देखे। दैट इज मोटिवेशन। तो हमें हमेशा अपने एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखना चाहिए। सो मोटिवेशन इज कंसर्न विद what cause people to act in a certain way, whether it will be drinking a glass of water to reduce thirst और वर्किंग हार्ड टू अचीव अ प्रमोशन ऑफ वर्क। सिंपल कि हमें लोगों को मोटिवेट करना है। अब जैसे एग्जाम तुम सबने देने, ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे को बहुत अच्छे से तुम्हें मोटिवेट करूंगा कि नहीं कोई बात नहीं हो जाएगा, डोंट वरी, इजी है सब्जेक्ट, दिस इज लाइक कि तुम अब वो काम और अच्छे से करोगे और बेटर करोगे और तुम खुद करना चाहोगे वो काम रादर देन रनिंग अवे फ्रॉम दैट। दैट इज मोटिवेशन। तो इसमें कुछ खास अभी ज्यादा नहीं है। सो मोटिवेशन में बेसिकली जब भी हमें किसी इंसान को मोटिवेट करना होता है, उसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि उसके नीड्स क्या हैं और उसके गोल्स क्या हैं। सो द बेसिक अजम्पशन ऑफ मोटिवेशन आर पीपल सीक टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड गोल्स, कि लोगों को अपनी नीड्स और गोल्स सेटिस्फाई करने हैं, तभी हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। अगर किसी की कोई नीड ही नहीं है, किसी पर्सन का कोई लाइफ में गोल ही नहीं है, वो तो मस्ती करने आया है, तुम उसको मोटिवेट नहीं कर सकते। अगर मान लो कोई बच्चा हमारे ग्रुप में ऐसा है जो मस्ती करने के लिए इसी से कर रहा है, सिर्फ जो पेरेंट्स के पैसे हैं वो वेस्ट कर रहे हैं उसको, और उसको कुछ नहीं करना, वो उसका पर्पस ही है कि मेरे को नहीं पढ़ना, मैं तो टाइम पास करना है। अगर वो इस पर्पस के लिए आया है तो हम उसको किसी भी तरीके से मोटिवेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसका ना तो कोई नीड है ना उसकी कोई गोल। तो अगर किसी इंप्लॉय की नीड और गोल है जो वो चाहता है कि सेटिस्फाई हो, तभी हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम उसको बताएं कि ये चीज तू ऐसे अचीव कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑफर सम ऑफ सेटिस्फैक्शन पीपल सीक, कि हम ऑफ कोर्स सारी सेटिस्फैक्शन जो इंप्लॉय चाहता है वो नहीं दे सकते, बट कुछ चीजें जो इंप्लॉय चाहता है वो ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है। ऑर्गेनाइजेशन कैन इन्फ्लुएंस पीपल बिहेवियर, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों का इन्फ्लुएंसर चेंज, लोगों का बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है, चेंज कर सकती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन लोगों को इन्फ्लुएंस ही, बिहेवियर ही नहीं इन्फ्लुएंस कर सकती, चेंज ही नहीं कर सकती, तो वहां पे मोटिवेशन काम ही नहीं करेगी, क्योंकि लोग सुनेंगे ही नहीं। If people needs and goals are not met, they will have job satisfaction. If people needs and goals are met, they will have job satisfaction and a positive attitude to work, कि अगर उनकी needs और goals achieve होंगे, then they will be very happy with the job and उसके बाद they will have a positive attitude of work. तो ये होते हैं हमारे needs and goals. These are basic assumptions जो मान के हम चलते हैं कि मोटिवेशन में हो। अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन क्या है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन में बेसिकली क्या होता है? मोटिवेशन इज अबाउट गेटिंग एक्स्ट्रा लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज
ओवर एंड अबव मियर कंप्लायंस विद रूल्स एंड प्रोसीजर। कि मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि वो रूल्स एंड कंप्लायंस फॉलो करे, वो तो वैसे भी फॉलो करेंगे, वो तो उनको करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो जॉब से निकाल देगा। उनके लिए मोटिवेशन मींस कि वो एक एक्स्ट्रा काम करे, एक्स्ट्रा मेहनत करे, जो नॉर्मल वो डे टू डे काम में कर रहे हैं, दैट इज मोटिवेशन। इफ इंडिविजुअल कैन बी मोटिवेटेड बाय वन मींस और अनदर, दे माइट वर्क मोर एफिशिएंटली, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और दे विल प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। कि या तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, चीज ज्यादा बनाएगा वो, या फिर चीज को और अच्छे से बनाएगा, उसकी बेटर क्वालिटी देगा। अगर वो सर्विस प्रोवाइड करे तो बेटर सर्विस प्रोवाइड करेगा। In case of job satisfaction, as a major factor, as a factor is improved performance is not proven. In case of job satisfaction, as a factor in improved performance is not proven. इसका मतलब है हमारा कि अगर इंप्लॉय की जॉब सेटिस्फैक्शन करनी है, तो जॉब सेटिस्फैक्शन करने का हमारा कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम ये फैक्टर ढूंढ सकें कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हुई है तो कितनी इंप्रूव हुई है, उसके अकॉर्डिंग कितने हमने पैसे दिए हैं, या कितना हमने उसको मोटिवेट करा है, क्या मोटिवेट करने से कितनी इंप्रूव हुई है, वो निकालने का कोई तरीका हमारा नहीं है। द की टू वर्क स्मार्टर इज नॉट नेसेसरली हार्डर, कि हमें स्मार्ट काम करना है, हार्ड काम नहीं करना। जैसे तुम सारा दिन बुक खोल के पढ़ते रहो, दैट इज नॉट स्मार्ट वर्क, दैट इज हार्ड वर्क। मैं तुम्हें बोलूं कि हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें ऐसे काम करना है कि हम चैप्टर को थॉरोली बहुत ज्यादा ना पढ़ के, सिर्फ एक या दो बार पढ़ के जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं वो करें, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये होता है हमारा मोटिवेशन। सो द इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस इज डिफिकल्ट टू मेजर एक्यूरेटली। तो यहाँ पे जो ये बताया हुआ है, ये एक तरह से इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं बताई हुई शायद, उन्होंने बताया हुआ है कि जो इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन है परफॉर्मेंस पे इंडिविजुअल की, वो हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। उसके पॉइंट्स बताया कि हम उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। ऊपर इन्होंने हेडिंग इंपॉर्टेंस की दी है, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंस। ठीक है, कि जो परफॉर्मेंस है उसको हम मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेटली। द साइंस बाय विच लो मोरल और डिससैटिस्फैक्शन आर गॉस्ड आर ऑल्सो एम्बिग्यूस। कि अगर एक इंप्लॉय ठीक से काम नहीं कर पा रहा, अगर एक एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर पा रहा, डिससेटिस्फाई है, तो वो कितना डीमोटिवेटेड है, क्या प्रॉब्लम है, वो भी हम टेक्निकली फाइंड नहीं कर सकते। तो लो प्रोडक्टिविटी इज नॉट इनवेरिएबली अ साइन ऑफ लो मोरल, देयर मे बी मोर कंक्रीट प्रॉब्लम्स। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंप्लॉय की प्रोडक्टिविटी कम आई, तो उसने ज्यादा काम नहीं किया, इट डज नॉट ऑलवेज मीन कि वो डीमोटिवेटेड था या डिससेटिस्फाइड था। देयर कैन बी अनदर रीजन, के हो सकता है कि वो जो बंदा था ऑफिस में कुछ काम में प्रॉब्लम आ रही थी, हमारी मशीन ठीक नहीं चली, जिस वजह से वो काम नहीं कर पाया। सो देयर कैन बी अदर रीजंस आल्सो फॉर लो प्रोडक्टिविटी। हाई लेबर टर्नओवर इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ लो मोरल। The age structure of workforce and other factors in natural basis will also be taken into the account. Low turnover, likewise, otherwise, is no evidence of high morale. मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमारी एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत हाई है, कि बहुत ज्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं और नई ज्वाइन कर रहे हैं, इट डज मीन कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो डीमोटिवेटेड रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो ये भी डिपेंड करता है हमारी कंपनी में कौन सी एज ग्रुप के लोग हैं, और दूसरा अगर ये भी डिपेंड करता है कि हमारी कंपनी का पैकेज क्या है, पैकेज कम है, पैकेज ज्यादा है, लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो। तो मोटिवेशन इज नॉट लाइक कि हर चीज को मोटिवेशन से लिंक कर सकते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग, वी कैन नॉट लिंक एवरीथिंग विद मोटिवेशन। तो उन्होंने ये बताया कि ना हम मोटिवेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ना हर चीज को मोटिवेशन से लिंक कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंस, कि हमें समझना पड़ेगा ध्यान से कि मोटिवेशन कहां और कितनी देनी। However, there are some evidence that satisfaction correlates with mental health. So symptoms of stress or psychological dysfunction may be a signal that all is not well. कि ये भी इट्स नॉट नेसेसरी के जरूरी है, इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट अगर एक एम्प्लॉय बहुत स्ट्रेस रहता है पूरा दिन ऑफिस में, ठीक से काम नहीं कर पा रहा, परेशान हो रहा है, तो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन कि वाई जो एम्प्लॉय है कि जो हमारा एम्प्लॉय है, ही इज dissatisfied, that means he is demotivated. That can be one of the reason. So motivation is a useful concept, despite the fact that impact of motivation, job satisfaction, morale and performance are difficult to measure. तब भी मोटिवेशन हमारी इंपॉर्टेंट है। सिंपल है, सिंपल समझने वाला है, कुछ अभी लर्निंग वाला हमारा कॉन्सेप्ट नहीं। अब सबसे पहला जो हमारा लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट आता है, जो तुमने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है, दैट इज मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। यहां पे इसमें बोला हुआ है मैस्लो हायरार्की नीड्स, वहां पे था हमारा मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, और ये यहां से स्टार्ट होता है एक बंदे का, इट्स गोइंग इन दिस वे।
ये इस वे में चल रहा है, इज गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो सबसे पहले जब भी कोई इंप्लॉय किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, तो ये बेसिकली स्टेप्स हैं कि जब भी कोई इंप्लॉय कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसकी नीड्स कैसे कैसे चेंज होती हैं, तो क्या क्या नीड्स होती हैं, कैसे कैसे वो चेंज होती हैं। तो सबसे पहले हमारी बात होती है, जब भी कोई बंदा किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, सबसे पहली उसकी नीड होती है कि कंपनी से मुझे इतनी सैलरी मिले कि मेरा रोटी कपड़ा और मकान जो है वो हो जाए, मैं खाना खा सकूं, अपने घर वालों को ठीक से खाना खिला सकूं, ठीक है, और मैं अच्छे कपड़े पहन सकूं, और आई कैन टेक अ प्रॉपर्टी ऑन रेंट। ऑफ कोर्स आज की डेट में सैलरीज पे हम घर तो खरीद नहीं सकते हैं, बट हम प्रॉपर्टी रेंट पे ले लें। सबसे पहली नीड जो उसकी आती है, दैट इज दिस साइकोलॉजिकल नीड, कि उसकी साइकोलॉजिकल नीड होती है कि मैं इतने पैसे कमा सकूं कि मेरे को ये सारी रोटी कपड़ा और मकान, ये नीड्स मेरी पूरी हो जाए। साइकोलॉजिकल नीड्स के बाद हमारी जो नेक्स्ट आती है, दैट इज सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स क्या होता है? अब इंप्लॉय कंपनी में काम कर रहा है, उसको बोला कि हाँ ठीक है, हम आपको लेट से 10 लाख रुपीस का पैकेज देंगे। उसने कैलकुलेशन करी, यार 10 लाख में महीने का मेरा इतना रेंट है, इतना घर के खर्चे हो जाएंगे, इतनी सेविंग हो जाएगी, ये सब घर में खाना पीना घूमना फिरना, चलो बढ़िया, मेरा पैकेज अच्छा हो गया। दैट मीन्स मेरी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होगी। इस नीड के पूरे होने के बाद जो वो नेक्स्ट नीड एक्सपेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड मतलब कि कंपनी मुझे अब जॉब से ना निकाले। ऐसा नहीं है कि मेरे को जॉब से निकाल दे कंपनी की, हाँ ठीक है तो हम जॉब से निकाल रहे, वो ये चाहेगा कि मैं कंपनी में परमानेंट हो जाऊं, ताकि मेरे को इजीली जॉब से ना निकालें, जो मैंने अपनी सैलरी पैकेज में जो अपने खर्चे बांध दिए हैं वो मेरे खर्चे होते रहे। सो वो होती है हमारी सेफ्टी नीड। तब जब भी तुम किसी कंपनी में जाओगे, इनिशियली तुम्हारा एक प्रोबेशन पीरियड होता है, विच इज फॉर, कई कंपनी में 2 मंथ्स होता है, कई कंपनी में 6 मंथ्स होता है। तो नॉर्मल कंपनी में तुम्हारा 4 5 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है कि जब भी तुम कंपनी में जाओगे, तो इस पीरियड के अंदर अगर तुम चाहो तो अगले दिन से कंपनी में आना बंद कर सकते हो, और अगर कंपनी चाहे तुम्हें अगले दिन से निकाल सकती है। वैसे नॉर्मली होता है कि एक नोटिस पीरियड देना पड़ता है 3 मंथ्स का, ये सब वो तब होता है जब इंप्लॉय परमानेंट हो। अगर प्रोबेशन पीरियड में तुम हो, तो वहां पे कोई तुम्हारे को नोटिस पीरियड नहीं दिया जाएगा, एक दिन का नोटिस पीरियड दिया जाएगा कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर वर्क, तो आप कल से या परसों से नहीं आ सकते। और इंप्लॉय अगर छोड़ के जाना चाहे, वो भी बोल सकते हैं कि मुझे आपका कल्चर नहीं अच्छा लग रहा, मैं आपकी कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ। सो दैट इज हमारा प्रोबेशन पीरियड। सो अब प्रोबेशन पीरियड में अगर कोई इंप्लॉय चल रहा है, उसकी पहली नीड तो पूरी हो चुकी है, पैकेज ठीक मिल रहा है। ये नहीं है कि इसमें पैकेज कम मिलता है, पैकेज उतना ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे इसकी सेफ्टी नीड आ जाती है कि यार मैं पक्का पक्का परमानेंट हो जाऊं। डर लगा रहता है कि यार कंपनी वाले एकदम से मुझे निकालना दे। कई बार तुमने देखा होगा ना, मूवीज वगैरह में कहते हैं हाँ मैं परमानेंट हो गया। दैट इज हमारा सेफ्टी नीड। अब चलो उसकी सेफ्टी नीड भी पूरी होगी, अब वो कंपनी में परमानेंट हो गया। इसके बाद क्या होगा? अब वो कंपनी में रोज आ रहा है, काम कर रहा है, लोग हैं बहुत सारे, तो उनको देख के उसको होगा कि यार मेरे फ्रेंड्स बने, ठीक है, मेरे बॉयफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड्स बने, हम कॉफी पीने जाएं, हम क्या कहते हैं लंच साथ में करें, हमारे ग्रुप बने, हम सारे अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करें, टॉपिक डिस्कस करें, एक अच्छा सर्कल बन जाए, शाम को कभी शाम को निकल रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, कभी ट्रिप मारने जा रहे हैं। ही वॉन्ट कि अब मेरा एक सोशल नीड पूरी हो, एक फ्रेंडशिप वगैरह बने मेरी। दैट इज उसकी थर्ड नीड, दैट इज लव और सोशल नीड, जहां पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके फ्रेंड्स वगैरह बने, अफेक्शन हो, बिलोंगिंग। अब वो उसकी साइकोलॉजिकल नीड पूरी होगी, पैकेज ठीक मिल रहा है। दूसरी नीड उसकी पूरी होगी, जहां पे उसको परमानेंट कर दिया। तीसरे उसके अब फ्रेंड्स भी बन गए। अब जब फ्रेंड्स बनेंगे, उसके अंदर एक पॉइंट क्या आएगा कि यार मुझे भी मैनेजर बनना है, देख वो मैनेजर है, वो सीनियर मैनेजर है, मुझे भी उस पोजीशन पे जाना है, मेरा भी स्टेटस होना चाहिए, मैं भी चाहता हूँ मेरे को बड़ा डेस्क मिले, सब कुछ मिले। तो वो चीज आएगी हमारी एस्टीम नीड पे, कि इस स्टेज पे आके उसकी आती है एस्टीम नीड्स, कि फॉर इंडिपेंडेंस, रिकॉग्निशन, स्टेटस, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। अब वो ये चीज चाहेगी। ये नहीं है कि सारा टाइम फ्रेंड्स के बीच में रहेगा, फ्रेंड्स ग्रोथ करते जा रहे हैं वो उस लेवल पे ही है, नहीं, वो चाहेगा मैं भी ग्रो करूं, मेरा भी स्टेटस बने, सब कुछ हो। दैट इज एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स जब उसकी पूरी हो जाएंगी, वो कंपनी का मैनेजर, सीनियर मैनेजर बन गया, तो आती है हमारी लास्ट, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसका मतलब होता है कि जो उसने इनिशियली सोचा था कि मैं कंपनी में बनूंगा, वो मैं बन जाऊं। जैसे एग्जाम्पल जो सुंदर पिच्चई है, सुंदर पिच्चई इज एट द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ गूगल, विच इज, मैंने सुंदर लिख दिया, सॉरी, सुंदर पिचाई विच इज सीईओ। ये इस पोजीशन पे, इससे ऊपर कंपनी की कोई पोजीशन ही नहीं है। दिस इज द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आता है, इसके ऊपर कोई बंदा नहीं आता, ठीक है ना। सो दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, फुलफिलमेंट ऑफ पर्सनल पोटेंशियल,
कि जो तुम्हारा पोटेंशियल था, जो तुम चाहते थे मैं कंपनी में करना चाहता हूं, वो अब तुम कर चुके हो। तो ये होती है हमारी मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। इसको बनाने का पर्पस ये था कि जो भी तुम्हारा सीनियर है, जो भी तुम्हारा मैनेजर है, अगर उसको तुम्हें मोटिवेट करना है तो पहले उसको ये ढूंढना पड़ेगा कि तुम्हारी नीड्स क्या है। अगर तुम्हारी नीड्स ही उसको नहीं पता कि तुम्हारी नीड्स क्या है, वो तुम्हें मोटिवेट ही नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी बेसिक नीड है, तुम उसको बोलो मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो प्रमोशन छोड़ो, पहले पैकेज तो ठीक दे दो मेरे को। अभी आप पैकेज ही मेरे को कम दे रहे हो, मेरा तो घर का खर्चा पूरा नहीं होगा, मैं तो नहीं जॉब करता। तो मोटिवेशन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉय को हमें यह समझना पड़ेगा कि वो कौन से लेवल पे है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम उसकी नीड पूरी कर सकें। अगर वो सेफ्टी नीड पे है, चल ठीक है, हम उसको एक अच्छा सा डेस्क दे देते हैं, ठीक है, उसकी इंश्योरेंस करा देते हैं, हम उसको परमानेंट कर देते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें उसको हमने बना दिया, उसको परमानेंट डेस्क दे दिया कि ये डेस्क आज से तेरा है, दैट मीन्स वो खुश होगा, वो मोटिवेट हो जाएगा। फिर जब फ्रेंड्स बनाने होंगे, फिर हमने ग्रुप मीटिंग्स वगैरह कराई, सब कुछ कराया, टीम मीटिंग्स वगैरह कराई, सबको बोला कि ठीक है आप ग्रुप एक्टिविटीज वगैरह करो, फिर वीकेंड्स पे पार्टी कराई हर महीने एक आधी बार। सो इस यहाँ पे वो नीड पूरी हो गई। तुमने देखा होगा कॉर्पोरेट्स में जिनके नोन्स वगैरह हैं, उनकी काफी पार्टीज होती है महीने 2 महीने में एक आधी बार, वो सारी इस नीड के लिए होती है। फिर उसके बाद प्रमोशन, ये सब। तो ये हमारा है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स और मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। एक बार ये सारे समझ लो, अच्छे से लर्न कर लो, फिर हम नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो फर्स्ट। Sir, done. ओके, Done, sir. रवि, आलिया, Yes, sir, done. रवि, अरे चलो। सो बाकी ये इन्होंने इसी के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि इंडिविजुअल नीड्स कैन बी अरेंज इन हायरार्की। मैं सारा मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कुछ खास इसमें नहीं है। अ नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैन रेयरली बी सेटिस्फाइड, कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है वो बहुत रेयर है सेटिस्फाई करने के लिए। मुझे अलाउ करिए। रवि, मैं ऐसे किसी को अलाउ डिसअलाउ नहीं करता बोलने के लिए, वो तुम्हारे को माइक सेटिंग होगी। मेरे पास नहीं है ऐसा कोई ऑप्शन कि मैं तुम्हारे को अनम्यूट कर सकूं। वो तुम्हें अपनी सेटिंग में देखना पड़ेगा, कि जैसे लास्ट टाइम भी तुमने करा हुआ है, कुछ होगा सेटिंग में, वरना यू कैन जस्ट टाइप, कोई इशू नहीं है, कुछ हो तो यू कैन टाइप। तो इन एडिशन मैस्लो डिस्क्राइब, उसने इसके अलावा दो नीड्स और बताई हैं। एक बताई है फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्रेशन नीड। फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्रेशन नीड, कि हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि ही शुड बी फ्री टू स्पीक ऑन सम टॉपिक। कि अगर वो कुछ बोलना चाहता है, कि उसको कुछ लग रहा है, कुछ वो अपने इनपुट्स देना चाहता है, वो किसी की शिकायत करना चाहता है, वो कुछ अपडेट करना चाहता है, तो उसके लिए वो फ्रीडम हो कि वो चीज कर सके। कुछ भी उसको जानना है कंपनी के बारे में, कुछ भी नॉलेज गेन करनी है, तो कंपनी का एक नॉलेज पोर्टल होना चाहिए। जैसे ईवाई का एक नॉलेज पोर्टल था, ईवाई नॉलेज। उसमें क्या है, ईवाई नॉलेज में जाके तुम कंपनी के बारे में जो भी जानना चाहते हो,
अपने काम के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, स्लाइड्स, बुक्स, जो भी तुम काम करते हो उसके बारे में सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ है जो तुम पढ़ सकते हो कभी भी. सो दैट इज फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्रेशन नीड्स. एंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग नीड्स, ये भी सेम वही आ गया कि टू गेन नॉलेज ऑफ द इन्वायरमेंट, टू एक्सप्लोर एंड लर्न, ये चीज भी तुम्हारी नीड है जो पूरी होनी चाहिए. कि तुम कंपनी में आए, तुम्हें किसी ने यही नहीं बताया कि कंपनी में काम कैसे होता है, कैसे सिस्टम है इनका, तो ऑफ कोर्स यू विल नॉट बी हैप्पी. हालांकि दीज आर नॉट द मेजर नीड्स एज सच. मेजर तो हमारी वही 5 है: साइकोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. बस. ठीक है, तो ये था हमारा मैस्लो. अब एक काम करो, एक्टिविटी नंबर 3 है, ये पढ़ो. और मैं तुमसे पूछूंगा, मतलब अभी कुछ कोई खुद कोई नहीं बोलेगा, मैं पूछूंगा कि मुझे बताना कौन सी नीड कहां पे आती है. तो पहला मुझे बताओ बिपाशा, रिसीविंग प्रेज फ्रॉम योर मैनेजर, ये कौन सी नीड आती है? एस्टीम नीड्स. एस्टीम नीड्स. ठीक है, अब फैमिली पार्टी, आलिया? सोशल नीड. सोशल नीड. एन आर्टिस्ट फॉरगेटिंग टू ईट, एक आर्टिस्ट है वो खाना तक भूल गया, वो इतना काम में मग्न हो गया, इसको हम बोलेंगे? साइकोलॉजिकल. नहीं, साइकोलॉजिकल नहीं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. साइकोलॉजिकल का मतलब ये नहीं कि वो साइको हो गया. साइकोलॉजिकल नीड होती है कि बेसिक रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है उसको. ठीक है. सर ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे हुआ? वो तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होता है कि जो बंदा एक्चुअली में अचीव करना चाहता है वो अचीव कर रहा है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है. तो अगर इसमें लिखा हुआ है एन आर्टिस्ट फॉरगेटिंग टू ईट, वो खाना भूल गया, वो खाना नहीं खा रहा, वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, इतना ज्यादा काम कर रहा है, दैट मीन्स वो उस काम में बहुत ज्यादा खुश है. वो वही काम करना चाहता था लाइफ में. अगर हम कोई काम ऐसा कर रहे हैं कि मैं दिन रात एक करके वो काम करूं, दैट इज दिस वर्क आई वांट, दिस इज व्हाट आई वांट. सो दैट्स व्हाई दिस कैन कम अंडर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. क्योंकि साइकोलॉजिकल होते रोटी कपड़ा मकान, ना सेफ्टी, ना सिक्योरिटी, ना एस्टीम. सो सीधा सीधा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के जो तुम लाइफ में करना चाहते थे वो तुम कर रहे हो. अ मैन वॉश्ड अप ऑन अ डेजर्ट आइलैंड, ये इन्होंने पता नहीं कहां से बना दिया. ईशांत, लगता है कुछ ट्राई कर सकते हो? जैसे सिक्योरिटी नीड. कैसे? सर क्या डेजर्ट आइलैंड पे वॉशड अप मतलब चल गया वहां पे, तो सिक्योरिटी होनी चाहिए उसके लिए कुछ तो. फिर ये तो कोई लॉजिक ही नहीं ये बन तो रहा है इसका. बेसिक नीड होगी ना. अ मैन वॉश्ड अप ऑन अ डेजर्ट आइलैंड, काइंड ऑफ तुम कह सकते हो कि डेजर्ट आइलैंड पे जाके वो चाहता है, वॉश्ड अप ऑन अ डेजर्ट आइलैंड, काइंड ऑफ कि वो चाहता है वहां जाके मुझे पानी मिल जाए. दैट मीन्स उसकी साइकोलॉजिकल नीड है, बेसिक नीड, वो चाहता है रोटी कपड़ा और मकान, की मुझे पानी मिल जाए डेजर्ट में जाके. सो दिस इज बेसिक नीड, दैट मीन्स साइकोलॉजिकल नीड. साइकोलॉजिकल नीड. पे इंक्रीज, ये कौन सा आएगा? सेफ्टी नीड. सेफ्टी नीड को हम पे इंक्रीज नहीं बोलेंगे, सेफ्टी इंक्रीज एस्टीम आएगा. सेफ्टी तो होता है कि उसकी जॉब परमानेंट हो जाए, तो दिस विल बी एस्टीम नीड. ज्वाइनिंग अ लोकल ड्रामा ग्रुप, सोशल सोशल. नीड. बाइंग अ हाउस, सिक्योरिटी. साइकोलॉजिकल. इसको नहीं, बाइंग अ हाउस को मैं साइकोलॉजिकल नहीं बोलूंगा. साइकोलॉजिकल इसलिए नहीं क्योंकि मैंने बताया था आजकल हम इतने पैसे नहीं कमा सकते कि घर खरीद सके. कि जॉब अगर तुम्हारी लगी ही है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट यू कैन बाय अ हाउस. और सिक्योरिटी नीड इसलिए नहीं बोल सकते, तुम सिक्योरिटी इसमें मत जाओ कि अपना घर है तो मैं सिक्योर हूं. सिक्योरिटी, हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल, साइको, इन सब हमें वर्डिंग पे नहीं जाना है. सो सिक्योरिटी नीड्स मतलब कि उसकी जॉब सिक्योर है. उसका मतलब ये नहीं कि उसका घर सिक्योर है, जॉब सिक्योर है उसकी. तो दिस विल बी एन एस्टीम नीड, क्योंकि आज की डेट में घर लेना इज अ लग्जरी, कि मेरा अपना घर है. दैट इज अ लग्जरी कि मेरा अपना घर होना चाहिए. और अपना घर हमेशा तभी आता है जब हम एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं. सो दैट इज अ एस्टीम नीड. बीइंग अवॉर्डेड अ नोबल प्राइज, नोबल प्राइज मतलब एक टॉप का अवार्ड होता है, दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. तो एस्टीम भी तो हो सकता है ये अवार्ड मिलना. ये कंपनी का अवार्ड नहीं है ना. कंपनी का अवार्ड मिलना हो सकता है, लेकिन नोबल प्राइज तो होता है कि वर्ल्ड कंट्री का अवार्ड है ये. कंट्री का टॉप का अवार्ड है. सो कंट्री के टॉप के अवार्ड से ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है.
कि जैसे कहते हैं ना, मुझे लाइफ में नोबेल प्राइज लेना है, मुझे गोल्ड लेना है, तो अगर मेरा मान लो किसी उसमें जिमनास्टिक्स में किसी चीज में मेरा गोल्ड आ गया, तो डजंट मीन कि मेरी वो एस्टीम नहीं थी, दैट वाज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, मैं वो करना चाहता था, तो नोबेल प्राइज इज द टॉप का अवार्ड। ठीक है, यस सर। तो ये होती है गाइस हमारी मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। अब नेक्स्ट आता है हमारा गाइस हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। अब हर्सबर्ग ने दो फैक्टर्स बोले हैं उसके मोटिवेशन के। उसने पहला बोला, एक हमारी कुछ चीजें होती हैं दैट इज हमारा हाइजीन फैक्टर्स विच विल यील्ड डिससेटिस्फैक्शन, और एक होता है मोटिवेटर्स विच यील्ड जॉब सेटिस्फैक्शन। इसका क्या मतलब है, अभी कुछ समझ नहीं आया होगा। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर वो चीज हम उनको नहीं देंगे, अगर वो चीज हम उनको नहीं देंगे तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे, तो वो मोटिवेशन फैक्टर नहीं होते, उनको बोलते हैं हाइजीन फैक्टर। लेट्स से कंपनी ने पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स बनाए हैं, तो वो रूल्स कंपनी के लिए हाइजीन फैक्टर है। हाइजीन मतलब वो खाने पीने वाला हाइजीन नहीं, हाइजीन मतलब ये वो फैक्टर्स हैं जो जब सारे फॉलो करेंगे तो कंपनी स्मूथली चलेगी, काम स्मूथली होगा। अगर ये नहीं हम रूल्स बनाएंगे तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स दे विल बी डिससैटिस्फाइड। सुपरविजन, अगर हमने कोई बंदा रख दिया जो उनको सुपरवाइज कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको मोटिवेट कर रहा है। सुपरवाइज कर रहा है मतलब वो काम ठीक से कर रहे हैं, वो काम खराब नहीं करेंगे, दैट इज हमारा सुपरविजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको मैं एक व्हीकल के एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे हमारी एक कार है, ठीक है, मेरी जो कार है, कंपनी वालों ने बोला है कि इसकी जो एवरेज है 16 टू 20 किलोमीटर की रेंज की में आएगी, 16 किलोमीटर पर लीटर टू 20 किलोमीटर पर लीटर, कि सिटीज वगैरह में 15-16 आ जाएगी और हाईवे पे 20 आ जाएगी। अगर मैं वो काम, सर्विस इसकी टाइम पे नहीं कराऊं, अगर मैं इसको मेंटेन ना करूं, सब कुछ ना करूं, हवा कम हो, सब कुछ हो, तो क्या होगा, तो मेरी जो एवरेज है वो कम होती चली जाएगी। सो ये नहीं है कि ये जो चीज मैं नहीं कर रहा, दीज आर हाइजीन फैक्टर, कि अगर मैं इसकी सर्विस करा रहा हूं दैट मीन्स मैं अपनी कार को मोटिवेट कर रहा हूं। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा उसको, मैं सिर्फ उसको मेंटेन कर रहा हूं ताकि मेंटेन रहे, चीज खराब ना हो। लेकिन अगर मैंने अपनी कार में, जैसे मैंने जो पेट्रोल डालता हूं, एक पेट्रोल दूसरा भी आता है स्पीड का, वो मैंने डाला, इसमें मैंने महंगा इंजन ऑयल डलवाया, मैंने इसके टायर्स जो थे वो अच्छे डलवाए ताकि इसकी एवरेज 20 से भी ऊपर 23-24 की एवरेज चली जाए, दैट इज माई मोटिवेशन फैक्टर, कि वो अपनी लिमिट से ज्यादा काम कर रहे हैं। इन चीजों को मैं बोलूंगा मोटिवेशन फैक्टर, कि जिससे वो मोटिवेट होते हैं। अगर ये फैक्टर उनको नहीं मिले, इट डज नॉट मीन कि वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, इट मीन्स कि ठीक है वो नॉर्मल तो काम कर ही रहे हैं, मोटिवेशन की वजह से वो एक्स्ट्रा काम करेंगे। ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये वो फैक्टर है कि अगर ये फैक्टर हम उनको देंगे तो इससे कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलने वाला, इससे तो ये काम उनको करना ही है। अगर ये फैक्टर नहीं मिलेंगे तो ये डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर मोटिवेशन फैक्टर नहीं मिलेंगे, डज नॉट मीन वो काम नहीं करेंगे, काम तो वो कर ही रहे हैं, बस ये है कि खुशी खुशी काम नहीं करेंगे, लेकिन काम तो करना ही। तो पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हमने पॉलिसीज, रूल्स वगैरह बनाए हैं, ये सारे हमारे होते हैं हाइजीन फैक्टर। उसके बाद आता है हमारा सैलरी, नॉट हाई सैलरी, अप्रोप्रिएट सैलरी। अप्रोप्रिएट सैलरी मतलब जो मार्केट में रेट चल रहा है, हम उतनी ही सैलरी उनको दे रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे वो दे विल नॉट बी मोटिवेटेड टू वर्क मोर। वो कहेंगे भाई तुम्हारी अप्रोप्रिएट सैलरी है जो दूसरी भी कंपनीज दे रही हैं, कोई तुम एक्स्ट्रा पैसे थोड़ी दे रहे हो मेरे को कि मैं एक्स्ट्रा काम करूं। ठीक है, जितना पैसे दे रहे हो मैं उस काम करूंगा, ये काम करूंगी। दैट मीन्स ये कोई मोटिवेटर नहीं है उसके लिए, ये सिर्फ उसके लिए काम करने का एक कहते हैं ना, जो काम करने के लिए चाहिए होता है, ये वो है। नॉर्मल सुपरविजन, नॉर्मल सुपरविजन कि नॉर्मली, अब जैसे इसका एक और एग्जांपल मैं कह सकता हूं, जैसे जिम है, एक जिम है, मैं जिम जाता हूं, ठीक है, जिम के अंदर क्या है, मैं रोज जिम जाता हूं, मतलब वैसे जिम नहीं जाता, कभी कभार जाता हूं, बट जैसे जो बच्चा रोज जिम जाता है, तो जिम में बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं। तो अगर तुम जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तुम्हारे को वो है कि जिम की सफाई रोज हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो तुम जाओगे अपना वर्कआउट करके आ जाओगे। एक आधे ट्रेनर से कुछ थोड़ा बहुत पूछना है वो तुम पूछ लोगे। जो तुम ये काम चल रहा है इससे तुम मोटिवेट नहीं हो रहे एक्स्ट्रा वेट उठाने के लिए, तुम अपना नॉर्मल काम कर रहे हो। दोज आर हाइजीन फैक्टर, के सफाइयां प्रॉपर हो रही है, नॉर्मल सुपरविजन चल रहा है, सैलरी इंप्लॉय को ठीक मिल रही है, वर्किंग कंडीशन ठीक है हमारा, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा वर्किंग कंडीशन है, सब कुछ है। तो इट इज नॉट अ फैक्टर फॉर देयर मोटिवेशन कि वो एक्स्ट्रा काम करें। अगर तुम कंपनी में जाओगे, वहां पे बहुत अच्छा ऑफिस है, उसका मतलब ये नहीं होगा तुम वहां पे अच्छा काम करोगे, तुम्हें यह है कि जो काम करोगे वो खुशी खुशी करोगे। देन आते हैं हमारे मोटिवेटर, ये देने से उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। कैसे? रिकॉग्निशन,
मैंने उनको अवार्ड्स दिए, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड, तो क्या करेगा, वो खुश होगा और वो एक्स्ट्रा काम करेगा। अगर मैंने इसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड नहीं, डज नॉट मीन वो काम नहीं करेगा, काम तो करना है, उसको पैसे चाहिए, तो ये करने से वो एक्स्ट्रा काम करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम उसको देंगे कि भाई हम तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, सारा काम तूने खुद देखना है, ऊपर से तेरे को कोई बोलने वाला नहीं होगा, दिस विल बी अ मोटिवेशन फैक्टर। अचीवमेंट के वो जो चाहता था उसने वो अचीव कर लिया, हमने उसको एक स्टेटस दे दिया, उसका हमने पैकेज बढ़ा दिया, हमने उसको एक तरह से तुम कह सकते हो उसको हमने मैनेजर, सीनियर मैनेजर बना दिया, उससे वो मोटिवेट होगा। और एडवांसमेंट, एडवांसमेंट मतलब मान लो हमने उसको और नई नई चीजें दे दी, नई नई टेक्नोलॉजी दे दी कि ठीक है हम तेरे को पुराना लैपटॉप नहीं नया लैपटॉप दे रहे हैं, तुम्हें मैकबुक दे रहे हैं हम। तो इस तरह से कुछ एडवांसमेंट वगैरह ये सारी चीजें करने से he will be motivated, he shall be motivated to work extra। ये काम अगर हम करते हैं तो कोई वो मोटिवेट नहीं होते एक्स्ट्रा काम करने के लिए, वो नॉर्मल काम करते हैं। अगर हम मोटिवेटर्स उनको नहीं देंगे तो इट डज नॉट मीन कि वो काम नहीं करेंगे, वो काम तो उनको करना पड़ेगा क्योंकि पैसे सबको चाहिए, नॉर्मल काम करेंगे फिर वो। लेकिन अगर हम ये चीज उनको नहीं देंगे तो वो काम ही नहीं करेंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे। तुम जिम में अगर कोई सुपरविजन ही नहीं है, तुम छोड़ के चले जाओ, तुम्हारे को वहां पे कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई भी आके मशीन पे ऐसे खराब करके जा रहा है, तुम वहां जाओगे ही नहीं, मशीन वर्किंग कंडीशन बेकार है, तुम उस जिम में जाओगे ही नहीं। तो ये होते हैं हमारे हाइजीन फैक्टर्स और ये होते हैं हमारे मोटिवेटर्स। अच्छे से इनको पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो इसको। तो हमें ये समझना पड़ेगा, अगर हम इस वजह से उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई हम तेरे को सैलरी देंगे, तेरे को अच्छा वर्किंग कंडीशन दे रहे हैं, तो तुम मोटिवेट हो रहे हो, वो कहे भाई ना दो, मुझे नहीं करना इसका कुछ, ना दो अच्छा वर्किंग कंडीशन, नॉर्मल दे दो, मुझे बड़ा वर्किंग कंडीशन से क्या होगा, मेरी लाइफ में क्या सुधार होने वाला, ठीक है ना। तो ये है हमारे मोटिवेटर्स एंड हाइजीन फैक्टर्स, अच्छे से इसको पढ़ लो। डन सर। ओके, सर डन। चलो। सो अब यहाँ पे ये एक बार पढ़ लेना थ्योरी, अभी नहीं पढ़ना, बाद में रिवीजन के टाइम पे पढ़ लेना। अब हर्सबर्ग ने क्या बताया है, हर्सबर्ग सजेस्टेड 3 टाइप ऑफ जॉब डिजाइन विच वुड ऑफर जॉब सेटिस्फैक्शन थ्रू एनहांस्ड मोटिवेटर फैक्टर। के जो हमने मोटिवेटर फैक्टर देखे हैं ऊपर लेफ्ट साइड में जो हमने पढ़े थे, तो हम ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनसे हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि उनकी जॉब इनहांस हो, जॉब सेटिस्फैक्शन हो उनको, और जॉब इनहांस हो, वो और अच्छे से काम करें, ग्रोथ करना चाहे अपने साथ। दैट इज हमारा जो ये मोटिवेटर, उसने हमें बताया कि 3 मोटिवेटर फैक्टर। पहला बताया उसने हमें जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या होता है, जब भी कोई इंप्लॉय तुम्हारी कंपनी में जॉब कर रहा है, उसको नई नई चीजें सिखाओ। आज उसको इस डिपार्टमेंट में भेज दो, फिर उसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेजो, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में भेजो, ताकि उसकी मेंटल ग्रोथ हो कि वो बहुत सारी चीजें सीखे। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स होते हैं, मतलब इंडिया में इतने ज्यादा नहीं है क्योंकि इंडिया में तो लोगों ने, जो टीचर्स हैं उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर खुद बना लिया, 2-3 टीचर्स पकड़ लिए तो ऐसे काम करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े अच्छे कोचिंग सेंटर्स, जो कि आज की डेट में नहीं है, जो अच्छे कोचिंग सेंटर होते थे पहले, वो क्या होते थे, इनफैक्ट स्कूल्स में भी अच्छा काम होता था, कि वो टीचर्स को बोलते थे कि आपको ना हर साल एक नया सब्जेक्ट पढ़ाना है। उससे क्या होता था, वो टीचर की जॉब रोटेशन से उसकी जॉब इनहांस होती थी। शी विल बी हैप्पी इफ ही रीड न्यू थिंग, तो उसको मेहनत करनी है, मेहनत करने से उसको अच्छा भी लगेगा कम, और उसको जो कंपनी है वो पैसे भी एक्स्ट्रा देगी, और वो जब मेहनत करेगी टीचर
या मेहनत करेगा टीचर, उसको अच्छा भी लगेगा कि यार नई चीज सीखने को मिल रही है, अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है। मतलब जैसे मैं हूं, अगर कोई मुझे बोले कि अंशुल सर आपको कोई नया सब्जेक्ट पढ़ाना है, जैसे यूएससीएमए के कोर्सेज पढ़ाने हैं या आपको सीपीए करानी है, तो आई वुड बी हैप्पी कि मैं वो चीज कराऊं। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बट मैंने एक्चुअली यूट्यूब के लिए प्लान किया था इनिशियली कि मैं एसीसीए, यूएससीएमए और सीपीए इन सब की सारी क्लासेस डाल सकूं। वो मैंने प्लान किया था, बट ठीक है, हर चीज अचीव नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें फिर पहले ही इतने सारे सब्जेक्ट्स में इतने सारा दिमाग मेरा होना शुरू हो गया, टैक्स ये सब वो सब, मैंने टैक्स इस चक्कर में छोड़ भी दिया कि मैं टैक्स नहीं पढ़ाऊंगा। तो एक लिमिट भी होती है, लेकिन जॉब रोटेशन अगर हम किसी करेंगे, वो एक ही काम बार बार करेगा ना, वो बोर हो जाएगा। तो नए नए काम उसको सिखाओ सो दैट हैप्पीली वो और काम करे। नेक्स्ट आता है जॉब एनलार्जमेंट। अब जॉब एनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर एक आदमी जैसे मैं हूं, अगर मेरे को एक सब्जेक्ट दिया, लेट्स से सब्जेक्ट की बात नहीं करते, एक एम्प्लॉय है, उसको पेपर्स मिलते हैं कि तूने ये चीज कंप्यूटर में टाइप करनी है या जैसे मर्जी कंप्यूटर में टाइपिंग में डालना है, जस्ट एन एग्जांपल, ऐसी जॉब है उसकी। तो जहां उसको दिन के 50 पेजेस मिलते थे, वहां हमने 52 पेजेस दे दिए। इससे भी उसकी जॉब जो है वो एनहांस होगी, कि वो और एक्स्ट्रा काम करेगा। पैसे भी हम उसको देंगे, ऐसा नहीं है वो कि पैसे नहीं देंगे, हम दो कि उसको पैसे भी देंगे कि भाई हम तेरे को काम बढ़ा रहे लेकिन तेरे पैसे भी बढ़ाएंगे। तो वो खुशी खुशी एक्स्ट्रा काम भी करेगा। दैट इज जॉब एनलार्जमेंट। अटेम्प्ट टू वाइडन जॉब्स बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन विच द जॉब होल्डर इज इन्वॉल्व, कि हमने नंबर ऑफ ऑपरेशंस उसके बढ़ा दी। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है कि मैंने इसको बोला कि 50 तुम करो, अब मैं तुम्हें दूंगा 200, तुम्हें खुद भी 50 करने हैं और 3 बंदे रख के तुम उनसे भी 50-50 करा सकते हो। मैंने उसकी उसकी जॉब को एनहांस कर दिया, एनरिच कर दिया। अब मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देनी शुरू कर दी कि पहले तो तुम्हें सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, अब मैं तुम्हें 200 दे रहा हूं, तुम इनके भी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। एंड ऑफ कोर्स तुम्हारा पे पैकेज भी बढ़ेगा, अगर तुम्हें हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो तुम्हारा पे पैकेज भी 30% बढ़ जाएगा। तो दैट इज जॉब एनरिचमेंट, प्लान्ड डेलिबरेट एक्शन to build greater responsibility, breadth and challenge of work in a job. Job enrichment is similar to job empowerment. तो ये होती हैं जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। तीनों को अच्छे से देख लो, मैं 1 मिनट में आया बस। पढ़ लिया गाइस? यस सर। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे गाइस चूजिंग अ मोटिवेशनल अप्रोच। अब ये है मैकग्रॉर। अब मैकग्रॉर ने बताया था कि हमें कौन सी मोटिवेशनल अप्रोच करनी चाहिए। मतलब बेसिकली हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि लोग कैसे हैं। ये कहता है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ लोग, जिसका उसने नाम दे दिया थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। वो कहते हैं देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल। हमें पहले समझना पड़ेगा कि लोग कैसे हैं, उसके बाद ही हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे मैस्लो ने बोला था कि उनकी नीड देखो कि कौन से लेवल की उनकी नीड है, तब हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसने बोला मैकग्रॉर ने कि नहीं, हम उनकी नीड नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे
कि उनका एक तरह से वो किस टाइप के लोग हैं। सो पहली बात करते हैं थ्योरी एक्स वाले लोग। सो थ्योरी एक्स वाले लोग कौन होते हैं? थ्योरी एक्स अज्यूम्स इंडिविजुअल हैव इनहेरेंट डिसलाइक फॉर वर्क एंड विल अवॉइड इफ दे कैन। मतलब ये वो लोग हैं जो काम से खुश नहीं है, और अगर हम इनको बोलेंगे कि काम मत करो, ये खुशी खुशी काम अवॉइड करेंगे। कि अगर मान लो हमने बोल दिया कि एक दिन की छुट्टी है, या लेट से हमने बोल दिया कि ठीक है आज काम कम करना है कुछ है, तो वो काम नहीं करेंगे। अगर हम कोई सीनियर नहीं आया तो वो छुट्टी, वो आएंगे नहीं, वो काम ही नहीं करेंगे ऑफिस में। These are those kind of people, theory X. So they assume that individual have inherent dislike for work and will avoid if they can. So theory X के employee कैसे हो सकते हैं? तो a theory X employee, जो theory X में जो employee आता है, हम उसको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? पहला, प्रेफर्स टू बी डायरेक्टेड। ये वाला बंदा चाहता है कि भैया मुझे डायरेक्ट करो, मैं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहता, ना मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता, मेरे को तो डायरेक्ट करो कि क्या काम कैसे करना है, बस वो काम मैं कर दूंगा, मैं चला जाऊंगा। दैट इज थ्योरी एक्स एम्प्लॉय प्रेफर्स टू बी डायरेक्टेड। हैज लिटिल एम्बिशन, कोई एम्बिशन नहीं है उसको, या थोड़ा बहुत एम्बिशन है, क्योंकि जिसको काम से ही खुशी नहीं मिलती वो क्या ही एम्बिशन होगा उसका, मुझे ग्रो करना है कंपनी में। इज रेजिस्टेंस टू चेंज एंड गुलेबल। गुलेबल मतलब कि वो नहीं चाहता कि उसको हम कोई नया काम दे, वो कहता है जैसा काम है मुझे वैसा काम दो, मैं वही करता रहूंगा, मुझे कोई नया काम नहीं करना। मस्ट बी कोर्स एंड कंट्रोल्ड, मतलब इस पर्सन को हम कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, अगर हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो ये बंदा काम नहीं करने वाला। इस पे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, सुपरविजन रखना पड़ेगा, तभी ये बंदा काम करेगा। ये होते हैं थ्योरी एक्स वाले बंदे। दूसरे इसने बताया थ्योरी वाई वाले बंदे, ये होते हैं वो बंदे, दे वर्क एज नेचुरल एज प्ले और रेस्ट। मतलब ये मानते हैं कि हमें काम करना है एज कि हम अपने मर्जी से काम करेंगे, लेकिन हम काम करने वाले बनते हैं। अगर हमने उनको कोई काम दे दिया, अब वो खुद काम करेंगे और वो खुद ही पूरा पूरा काम कर देंगे। आई ट्रस्ट देम। ऐसा नहीं है कि वो काम बीच में छोड़ के चले गया, कुछ हो गया छुट्टी मार के, नहीं, वो काम को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हैं और वो अचीव करते हैं। Those are theory Y people. So theory Y employee has self-direction, self-control, and emphasis on self-actualization need. तो हमें सबसे पहले मोटिवेट करने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय इस कैटेगरी का है या इस कैटेगरी का, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। So theory X employee needs a carrot and stick approach, while theory Y employees need a manager to encourage motivation by influencing the circumstances of work. ये तो बेसिकली कहता है, जैसे कहते हैं ना, इसको हम इसको जो पकड़ाओगे ऐसे काम करो, ये काम करो, डंडा मार के काम कराओ, ये उस टाइप के लोग होते हैं थ्योरी एक्स वाले। थ्योरी वाई वाले लोग होते हैं वो सेल्फ कंट्रोल लोग होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड लोग होते हैं। इनको काम दो, इनको और नया काम दो, इनको बताओ कि इस काम से उनको क्या बेनिफिट होगा, तो वो काम और अच्छे से करेंगे। ये बताया हमारा मैकग्रॉ ने। तो टेक 5 मिनट्स, एक बार ये भी पढ़ लो, इसके बाद छोटा सा टॉपिक है और ये चैप्टर खत्म। डन सर। ओके सर डन। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गाइस, दैट इज रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स। रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स, ये हमने छोटे छोटे टॉपिक्स काफी बार हमने पढ़े हुए हैं। रिवॉर्ड्स के एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड्स देना, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स। इंसेंटिव मतलब उनकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ाना, पैकेज अच्छा कर देना, बोनस देना, दैट इज हमारे इंसेंटिव्स। सो यहाँ पे हम बात करेंगे रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव। क्यों? क्योंकि रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स प्ले अ vital role in motivating employee। कि रिवॉर्ड्स ऐसा नहीं है कि ये ओनली है, बट दीज प्ले वाइटल रोल इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स प्ले अ वाइटल रोल। सो रिवॉर्ड इज समथिंग गिवन टू एन इंडिविजुअल और टीम इन रिकॉग्निशन ऑफ कंट्रीब्यूशन और एंड सक्सेस, के जो भी उसने अगर मेहनत करी है, एक्स्ट्रा काम करा है,
तो उसके लिए हम उसको एक रिकग्निशन देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड हो गया, या बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द क्वार्टर, ऐसे। सो रिवॉर्ड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, एक होता है एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स रिलेट्स टू जॉब इटसेल्फ, लाइक लव बीइंग अ नर्स के जॉब के अंदर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड वगैरह, दैट इज इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। Extrinsic rewards are outside of the job role. Example, financial, you like the pay. Non-financial, you like the hours, working environment. Basically, extrinsic reward ये होगा कि हमने उसको जॉब के अलावा उसको एक जैसे एक ट्रिप दे दिया कि चलो इस एम्प्लॉय ने बड़ा अच्छा काम किया है, हम इसको यहाँ का एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि वो वहां अपनी फैमिली के साथ 2 नाइट 3 डेज के लिए घूम के आ सकते हैं। दैट इज लाइक हमारे एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। An incentive is offer of a reward designed to motivate current and future performance. So incentive और reward में ज्यादा फर्क नहीं है, वो काइंड ऑफ एक ही चीज होती है कि इंसेंटिव मतलब हम उनको कुछ देते हैं मॉनिटरी सेंस में, ताकि एक एम्प्लॉय कि जो उसने काम किया है उसके रिगार्डिंग। कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ऐसे तुम्हें डेफिनेशन नहीं आने वाली इसकी। मोटिवेशन कैन कम फ्रॉम द फॉलोइंग एरिया। मोटिवेशन दो एरिया से आ सकती है। पहला आ सकता है फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स, और कौन से एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक से ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे, इंट्रिंसिक से थोड़ा बहुत मोटिवेट होंगे, बट एक्सट्रिंसिक से वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे। और जॉब सेटिस्फैक्शन यहां पे आता है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक से उनके अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन आती है, इससे वो मोटिवेट नहीं होते। अगर हम किसी इंप्लॉय को हर साल इंप्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड देंगे, वो मोटिवेट नहीं होगा कि मुझे और अच्छा काम करना है। क्यों? क्योंकि उसको पैसे थोड़ी मिल रहे हैं। अगर हम उसको हर साल इंप्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड देंगे, ही विल बी हैप्पी, ही विल बी, कहते हैं इसको जॉब सेटिस्फैक्शन, कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया, मैं खुश हूं अपने काम से, बट ही विल नॉट बी मोटिवेटेड टू वर्क एक्स्ट्रा। वो कहेगा यार पैसे तो मिल नहीं रहे, मैं पागल हूं, मैं काम करे जा रहा हूं, बस कंपनी का अवार्ड पकड़ा देती है, मेरे को हो गया। सो दैट इज फाइनेंशियल रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव कैन मोटिवेट, लेकिन जो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं, दोज रिलेट्स टू जॉब सेटिस्फैक्शन, इज ऑल्सो की मोटिवेटर एंड इज क्रिएटेड थ्रू ये सारी सारी चीजें। वैरायटीज को छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ ये पढ़ना है कि हमारे को जो फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं इससे वो मोटिवेट होता है, और जो उसके इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं उससे उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन आती है। ठीक है, दिस इज रिवॉर्ड्स एंड मोटिवेशन। नेक्स्ट आता है हमारा पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन क्या होता है कि हम इंप्लॉइज को बोल रहे हैं कि जो भी हम डिसीजन कंपनी में लेना चाहते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करो। तो पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग इज यूजुअली परसीव्ड एज अ मोटिवेटर, इज नॉट ऑलवेज अ वाइटल मोटिवेटर, बट पार्टिसिपेशन से भी कई इंप्लॉयज मोटिवेट होते हैं, नॉट ऑल। ये तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या पार्टिसिपेशन से सारे इंप्लॉय मोटिवेट होते हैं? नहीं, कुछ लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, तो वो कैसे मोटिवेट होंगे? तो कुछ लोग मोटिवेट होते हैं। पार्टिसिपेशन वर्क्स एज अ मोटिवेटर इफ 5 C's आर प्रेजेंट, कि ये 5 C's हमारे अंदर इंप्लॉय के अंदर होनी चाहिए। पहला, सर्टिनिटी, पार्टिसिपेशन शुड बी जेन्युइन, कि वो जेन्युइन पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पार्टिसिपेट तो उसको करा दिया लेकिन उससे कुछ पूछ ही नहीं रहे, ग्रुप मीटिंग में बिठा रखा है लेकिन वो कुछ बोल रहे हैं उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, नहीं। कंसिस्टेंसी, effort to establish participation should be made consistently over a long period. क्लैरिटी, द पर्पस ऑफ पार्टिसिपेशन शुड बी मेड क्लियर, कि क्यों वो इन्वॉल्व हो रहा है, उसका रीजन उसको पता होना चाहिए। कैपेसिटी, द इंडिविजुअल हैज द एबिलिटी एंड इंफॉर्मेशन टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली, उसको पता होना चाहिए कि उसको जो वो जिस बारे में उसको पार्टिसिपेशन दिया गया है वो किस चीज के लिए है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, किस टॉपिक के लिए है, वो सब कुछ उसको पता हो। एंड कमिटमेंट, द मैनेजर बिलीव्स इन एंड जेन्युइनली सपोर्ट द पार्टिसिपेशन, ये इसी के साथ आ गया हमारा कमिटमेंट एंड सर्टेनिटी, कि उसका जो पार्टिसिपेशन है वो जेन्युइन होना चाहिए। बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। टेक 5 मिनट्स 2 मिनट्स अच्छे से इसको पढ़ लो, फिर पे एंड रेम्यूनरेशन और हमारा चैप्टर खत्म। डन सर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक
पे एंड रेम्यूनरेशन, पे एंड रेम्यूनरेशन। अब पे और रेम्यूनरेशन में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। रेम्यूनरेशन होता है कि उसका सैलरी पैकेज कितना है, सैलरी पैकेज कितना है, और पे होता है कि सैलरी के साथ साथ उसको और क्या क्या मिल रहा है। जैसे कई बार इंप्लॉय को सैलरी के साथ साथ मिलता है कि आपको फ्री लंच प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको एलटीए मिलेगा कि आप हर साल घूमने जा सकते हो, उसका आपको पैसे अब मिल जाएंगे, मेडिकल आपका फ्री होगा, आपको मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी करवा के दे रही है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड इन अ पे। सो remuneration is the overall package given to the employee. It includes pay, but can, अच्छा सॉरी मैं गलत बोल गया, मैं उल्टा बोल गया। पे ओनली मीन सैलरी, सॉरी मैं गलत बोल गया। पे ओनली मीन्स सैलरी, जो हम उसको सैलरी दे रहे हैं, और रेम्यूनरेशन मीन्स ऑल दी बेनिफिट्स दैट वी आर गिविंग टू एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग सैलरी। तो जैसे रेम्यूनरेशन में तुम्हारा आ जाएगा कि सैलरी, तुम्हारा एलटीए, तुम्हारा मेडिकल, तुम्हारे को फ्री ट्रैवल मिल रहा है, वो सब कुछ तुम्हारा रेम्यूनरेशन के अंदर आ जाएगा। सो पे इज अ पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। सो रेम्यूनरेशन इज द ओवरऑल पैकेज गिवन टू एम्प्लॉय, इट इंक्लूड्स पे बट कैन ऑल्सो इंक्लूड्स अदर बेनिफिट्स एज वेल। ये होता है हमारा पे एंड रेम्यूनरेशन। ये कुछ खास नहीं है, बस इसमें इतना ही है, इसको यू कैन जस्ट लीव दिस पार्ट। पढ़ना हो तो एक बार पढ़ लेना, कुछ खास इसमें ऐसा एग्जाम वाला कुछ या लर्निंग वाला कुछ नहीं है, बस तुम्हें पे और रेम्यूनरेशन का मतलब पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ पे एंड रेम्यूनरेशन, an organization may offer range of payment and benefits to the employee, perhaps combining a reward package. The range offers may include some or all of the following. Employees को क्या क्या दिया जा सकता है? एक तो बेसिक वेज सैलरी दी जाएगी, ओवर टाइम पेमेंट उसको बोला जाएगा, ओवर टाइम करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे। परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस के हर साल आपकी परफॉर्मेंस चेक होगी, आप स्टार रेटिंग में आओगे, अगर आप 5 स्टार रेटिंग में आओगे तो आपको इतनी वो मिलेगी बोनस, 4 में इतना, 3 में इतना, 2 और 1 में हम कोई बोनस नहीं देते। देन उसके बाद शेयर्स, आपको कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, शेयर ऑप्शंस मिल सकते हैं आपको, मतलब एक तो होता है आप शेयर सीधा आपको कंपनी शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, एक होता है कंपनी आपको शेयर ऑप्शन दे रही है कि यू कैन बाय दी शेयर एट अ लेसर प्राइस, के इतने नंबर ऑफ शेयर्स आप लेसर प्राइस में बाय कर सकते हो। शेयर्स होता है कंपनी ने सीधा सीधा उनको फ्री में शेयर्स दे दी। बेनिफिट्स इन काइंड, जैसे कंपनी ने अपना कंपनी ने मोबाइल दे दिया एम्प्लॉय को फ्री में यूज करने के लिए, कंपनी ने एम्प्लॉय को कंपनी की कार दे दी, कंपनी ने एम्प्लॉयज के लिए घर खरीदे हुए जहां पे एम्प्लॉय सिर्फ रहते हैं वो दे दिया। पेंशन कंट्रीब्यूशन, कि कंपनी एम्प्लॉय की पेंशन में कंट्रीब्यूशन कर रही है। सो ये सारे होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ पे एंड रेम्यूनरेशन। तो एक बार इसको पढ़ लो सारे अच्छे से। तो इसमें इस चीज को हम बोलेंगे खाली पे, या इस चीज को खाली पे बोल सकते हैं, ये सारा हमारा रेम्यूनरेशन में आएगा, जो ओवर एंड अबव पे उसको दिया जाता है। डन सर। सर डन। डन सर। ओके चलो अब बढ़ते हैं आगे। एक और इसमें आता है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टर्मिनेशन पेमेंट, कि जैसे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, चलो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ ऐसे खास नहीं होते, टर्मिनेशन पेमेंट्स कि अगर तुम्हें टर्मिनेट किया जाएगा तो तुम्हारे को इतने पैसे मिलेंगे, दैट इज हमारे परफॉर्मेंस, वो जो पेज एंड रेम्यूनरेशन होता है, कोई बात। नेक्स्ट आता है हमारा परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे विच इज लाइक पीआरपी, पीआरपी शॉर्ट में इसको बोला गया है। सो परफॉर्मेंस रिलेटेड पे क्या होता है? पे दैट इज रिलेटेड टू आउटपुट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आइटम ऑफ प्रोड्यूस और टाइम टेकन टू प्रोड्यूस। ये हमने एमए में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एक इतने यूनिट्स को बनाने में इतना टाइम लगता है, एम्प्लॉय ने कम टाइम में वो यूनिट्स बना दिए, या फिर एक दिन में इतने यूनिट्स बन सकते हैं, एम्प्लॉय ने इतने ज्यादा यूनिट्स बना दिए। सो दोनों केस में उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हुई, कि अगर एक दिन में इतने यूनिट्स 100 यूनिट्स को बनाने में
टोटल 10 आवर्स लगते हैं, उसने 8 आवर्स में वो काम कर दिया, 8 आवर्स में उसने ये काम कर दिया, ये इसने अपनी परफॉर्मेंस ज्यादा दिखाई है। या फिर 8 आवर्स में 100 यूनिट्स बन सकते हैं, उसने 8 आवर में 120 यूनिट्स बना दिए, तो यहाँ पे भी उसकी परफॉर्मेंस बड़ी है, उसके रिगार्डिंग हम उसको पे देते हैं, दैट इज परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। या फिर रिजल्ट्स जो थे वो अचीव कर लिए उसने, जो हमने बताया था कि ये तुमने अचीव कर लिया तो बोनस देंगे। मोस्ट कॉमन इंडिविजुअल पीआरपी स्कीम फॉर वेज अर्नर इज थ्रू स्ट्रेट पीस वर्क, कि जितने एक्स्ट्रा पीस बनाओगे उतने पैसे मिलेंगे। For managerial and other salaried jobs, a form of management by objective will probably be applied. PRP is often awarded at the discretion of the line manager, although guidelines may suggest an example that those who rated exceptional get a bonus 10%, whereas those have performed less will only get say 30%। कि मैनेजमेंट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव के हमने सारे एम्प्लॉय से डिस्कस करा, उस टीम के सारे बंदों से डिस्कस करा, तो सबने बताया कि किसने कितना अच्छा काम किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने उनको बोनस दिया। जो सबसे ज्यादा जिसने काम किया, सबसे वोटिंग जिसको ज्यादा आई उसको ज्यादा बोनस मिला, जिसने सबसे कम काम किया उसको कम बोनस मिला। यू माइट वंडर सर, इस केस में तो सारे लोग हर एक का फुल ही बताएंगे, सारे लोग हर एक का फुल ही बताएंगे। ऐसा नहीं होता, कंपनी बोलती है कि हमारा इतना ही बजट पूल है, हमारा इतना ही बजट पूल है। तो आप बताओ, अपना नाम छोड़ के, जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि हमें इस साल इतना ही पैसा है जो बोनस में देना है, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, और हर स्टार रेटिंग का एक बोनस है। तुम्हें बोला कि अगर तुम 5 स्टार करते हो तो इतना बोनस होगा, अगर तुम सबका 5 स्टार कर दोगे तो बोनस किसी को नहीं मिलेगा, तो बोनस किसी को नहीं मिलेगा। तो तुमसे पूछा कि अपने अलावा तुम बाकी में से किसी को भी बताओ तुम उसको क्या रेटिंग दोगे, तो मैंने सबकी रेटिंग दे दी, किसी की इतनी, किसी की ये बंदा बढ़िया है, तो सबने ऐसे रेटिंग दे दी। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना बोनस डिसाइड किया किसको कितना देना है, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। फॉर सर्विस एंड अदर डिपार्टमेंट, अ पीआरपी स्कीम में इन्वॉल्व बोनसेस फॉर अचीवमेंट ऑफ की रिजल्ट्स और पॉइंट स्कीम्स whereby points are awarded for performance of various criteria, efficiency, cost saving, quality of service and so on। ये होती है हमारी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारा बेनिफिट्स क्या होते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड पे के। तो बेनिफिट, इट इंप्रूव्स कमिटमेंट एंड कैपेबिलिटी, इट इंप्रूव फोकस ऑन बिजनेस परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, कि हमारे बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव हैं, क्योंकि अगर इंप्लॉय एक्स्ट्रा काम कर रहा है दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहा है, हम प्रॉफिट का थोड़ा सा इसको उसको हिस्सा उसको दे भी देंगे, तो उसको देखा देखी में और भी लोग काम करेंगे। एनकरेज टू वे कम्युनिकेशन, कि जब हम किसी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी हम उससे डिस्कशन भी करेंगे। हमने जैसे मैं तुम्हें बोला है कि हम उनको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव सबसे डिस्कशन करते हैं, तो दैट इज सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रही है। अलाउज ग्रेटर सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्नाइजिंग अचीवमेंट व्हेन अदर मीन्स आर नॉट अवेलेबल, कि अगर कोई और तरीका नहीं है उनके पैसे बढ़ाने का तो हम इस तरह से उनको पैसे दे सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है पीआरपी की? सब्जेक्टिविटी ऑफ अवार्ड्स फॉर लेस मेजरेबल क्राइटेरिया, कि जहां पे हम इंडिविजुअल को तो इजीली कंपेयर कर सकते हैं, पूरे टीम का कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, कि टीम में किस बंदे ने कितना काम किया है वो देखना थोड़ा मुश्किल है। टीम ने पूरा काम किया है बट इंडिविजुअल का कैसे है, तो वहां पे हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एनकरेजिंग शॉर्ट टर्म फोकस एंड टारगेट हिटिंग, अगर हम शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम वो करते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर तुमने इतना अचीव कर लिया तो हम तुम्हें बोनस देंगे, दैट इज नेगेटिव फॉर दिस, क्योंकि उससे शॉर्ट टर्म टारगेट अचीव हो रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो नुकसान करेगा। डिवाइसिव अगेंस्ट टीम वर्किंग, पीआरपी जो होता है दैट इज इंडिविजुअल, पीआरपी नॉर्मली जो होता है दैट इज इंडिविजुअल, तो दैट इज अगेंस्ट टीम वर्किंग, ये टीम वर्किंग में पीआरपी हमारा नहीं चल सकता। एंड लास्ट इज डिफिकल्टी इन गेनिंग यूनियन एक्सेप्टेंस, क्योंकि कई बार जैसे पूरी ट्रेड यूनियन होती है, लेबर यूनियन है, तो लेबर यूनियन पीआरपी एक्सेप्ट नहीं करती कि तुम हमारे इंप्लॉय से ज्यादा काम कराओगे, क्यों, सभी को पैकेज बढ़ाओ, एक का पैकेज नहीं बढ़ेगा, तो ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, दैट इज प्रॉब्लम्स विद पीआरपी। अब नेक्स्ट एक काम करो गाइस, इन दोनों को एक बार पढ़ लो, ये हमने काफी बार पढ़ लिया है, जस्ट रीड इट वंस, ये हम ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ चुके हैं काफी पिछले जगहों पे, एक बार पढ़ लो इसे बस। और ये पढ़ने के बाद अभी 4:10 हुए हैं, 4:25 तक तुम्हारी ब्रेक है, 5 मिनट्स में पढ़ने में लगेंगे, 10 मिनट्स का तुम्हारा ब्रेक, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। या मुझे बता देना अगर तुम्हें आज इतना ही करना है तो मैं यहाँ पे भी छोड़ दूंगा, बट पहले एक बार ये पढ़ लो और 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो।
यस गाइस, पढ़ लिया सबने? यस सर। आलिया, बिपाशा, रवि? यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ नेक्स्ट चैप्टर आज करना है नेक्स्ट क्लास में? कर सकते हैं सर आज ही। बाकी बताओ बच्चे। सर कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये चैप्टर भी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो गाइज अगर मैं तुमसे पूछूं, मुझे कोई भी प्लीज बताओ, ट्रेनिंग में और डेवलपमेंट में फर्क क्या होता है? सर ट्रेनिंग का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कोई काम के लिए हम किसी को स्किल सिखा रहे हैं, ठीक है, और डेवलपमेंट मतलब होता है कि ओवरऑल इंसान की लाइफ टाइम चीज काम आएगी, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग बेसिकली होता है, ट्रेनिंग इज फॉर अ स्पेसिफिक टास्क और जॉब, एंड डेवलपमेंट इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय के हर तरीके से उसको हम डेवलप कर रहे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट उसकी चल रही है। परफेक्ट, सो दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। चलो अभी पढ़ते हैं हम। लर्निंग प्रोसेस, रुको एक सेकंड, लर्निंग प्रोसेस हमारा था इसमें इंपॉर्टेंट। चलो अब इसमें सबसे पहला हमारा आता है लर्निंग प्रोसेस। सो लर्निंग प्रोसेस बेसिकली क्या होता है? अ लर्निंग थ्योरी ऑफर्स सर्टेन यूजफुल प्रोपोजिशन for the design of effective training programs and role of human resources development in developing such program. So guys, एक चीज तुम सबको जो आज के बाद याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो भी हमारी ट्रेनिंग्स वगैरह कंपनी में प्रोवाइड की जाती है, वो इसका किसका काम है प्रोवाइड करना, अरेंज करना? दैट इज HR, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका काम होता है कि एम्प्लॉयज जो हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग के लिए जो भी काम होते हैं वो अरेंज कराना, दैट इज द जॉब ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सो प्रोपोजिशन कि कहते हैं जो एम्प्लॉय की हम एम्प्लॉय को जो हम ट्रेनिंग देंगे उसका एक प्रोपोजिशन क्या होता है? द इंडिविजुअल शुड मोटिवेटेड टू लर्न। कि अगर हम किसी बंदे को ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड ये होता है कि जो भी हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं किसी को, द इंडिविजुअल जिसको हमने ट्रेनिंग देनी है शुड बी मोटिवेटेड टू लर्न, कि वो लर्निंग चाहता है और हम चाहते हैं कि वो लर्निंग सीखे, इसीलिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग इसलिए नहीं दे रहे कि हाँ अगर एम्प्लॉय सीखना ही नहीं चाहता तो उसको हम ट्रेनिंग किस बात की देंगे। So individuals should be motivated to learn. The advantages of training should be made clear according to individual motives, money, opportunity, value, skill, whatever, ताकि employee training attend करे। There should be a clear objective and standard set, कि जो भी हमारी ट्रेनिंग होती है उसका क्लियर ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड होना चाहिए कि ट्रेनिंग में क्या पढ़ाया जाएगा, कितना कवर कराया जाएगा, कितना टाइम होगा, सब कुछ। अगर ट्रेनिंग का टाइम सब कुछ हमारा अनक्लियर है, कब क्या होना है कुछ पता ही नहीं, तो लोग कहेंगे यार 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, ट्रेनिंग खत्म ही नहीं होने को आ रही, जितनी उनकी मोटिवेशन हुई थी वो सारी डिमोटिवेशन हो जाएगी। देयर शुड बी टाइमली एंड रेलिवेंट फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, कि इंप्लॉय से रेलिवेंट फीडबैक लेना है हमें कि उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं कोई टॉपिक कराऊं या 4-5 टॉपिक करा के बच्चों से पूछता हूँ कि कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, उसका मतलब ये होता है एक फीडबैक लेना कि मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। एंड नेक्स्ट आता है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट शुड बी जुडिशियसली यूज्ड। सो इसका एक बार पढ़ लेते हैं क्या होता है। रिकॉग्निशन एंड एनकरेजमेंट एनहांस इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस इन देयर कॉम्पिटेंस एंड प्रोग्रेस। Punishment for poor performance, especially without explanation and correction, discourages the learner and create feeling for guilt, failure and honestly। मतलब अगर हर किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है तो उसको प्रेज करो, किसी ने गलत काम किया है तो उसको हम नेगेटिवली भी रीइंफोर्स करेंगे कि हाँ तुमने काम सही नहीं किया, तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, तभी हम तुम्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। एक होता है हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तुम्हारे स्किल्स एनहांस करने की, एक होता है हमें तुम्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं स्किल मेंटेन करने की, क्योंकि तुम नॉर्मल स्किल से काम नहीं कर रहे। एक्टिव पार्टिसिपेशन इज मोर टेलिंग देन पैसिव रिसेप्शन।
कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडिविजुअल का, रादर देन जस्ट कि एम्प्लॉय आके बैठ गए। सो ये होता है हमारा एक ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का प्रोपोजिशन कि ये चीजें होंगी तभी जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं वो सक्सेसफुल रहेंगी। तो तुम्हें एक बार ये पढ़ना है, और इसको भी एक बार, अभी नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ना जब तुम इस चैप्टर को रिवाइज करोगे। दैट इज हमारा लर्निंग प्रोसेस। अब आता है लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल हमारे क्या होते हैं गाइस? सो लर्निंग स्टाइल मतलब किस टाइप के हमारे लर्निंग स्टाइल होते हैं? तो हनी एंड मम्फर्ड ने बताया था हमें कि आइडेंटिफाइड 4 लर्निंग स्टाइल दैट पीपल अडॉप्ट। नॉलेज ऑफ स्टाइल फेवर्ड बाय लर्नर हेल्प्स टेलर लर्निंग एक्टिविटीज। कि किस किस टाइप से हम लर्निंग प्रोवाइड की जा सकती है। आइडेंटिफाइड 4 लर्निंग स्टाइल के जो लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं हमारे, उनके क्या क्या लर्निंग स्टाइल हो सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे थ्योरिस्ट। जो थ्योरिस्ट जो लोग होते हैं, दे सीक टू अंडरस्टैंड अंडरलाइंग। देखो इसका मैं बेस्ट तुम्हें तरीका बताता हूं करने का। जैसे मान लो ये एक बंदा है, अगर हमें इससे कोई काम कराना है तो ये बंदा क्या बोलेगा, ये सबसे पहले क्या कहेगा? ही सीक टू अंडरस्टैंड अंडरलाइंग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट टेकिंग एन इंटेलेक्चुअल लॉजिकल अप्रोच टू एक्शन। कि पहले ये सारी चीजें पढ़ेगा, सारी बुक्स पढ़ेगा, सब कुछ रीड करेगा, तभी उसके बाद ये काम स्टार्ट करेगा। ये लोग बोले जाते हैं थ्योरिस्ट। कि वो सब कुछ पढ़ेंगे, खूब रीडिंग करेंगे, अपनी नॉलेज गेन करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एआई का टास्क दिया किसी को, तो एआई का टास्क एक बंदे ने क्या किया, एआई की एक पूरी बुक उसने अमेजोन से परचेज कर ली। एआई क्या होता है, क्या सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, सब कुछ उसने पढ़ लिया। दोज आर theorist people. They seek to understand underlying theoretical concept by taking an intellectual and logical approach. Reflectors होते हैं वो, they observe and consider phenomena then act on their own pace. ये क्या होता है रिसर्च रिफ्लेक्टर? कि ये वो बंदा है, इसको अगर हमने कोई काम दिया है, ये लर्न नहीं कर रहा बुक में से, ये दूसरों को देख रहा है कि दूसरे कैसे काम कर रहे हैं, इधर उधर जा रहा है, उनको देख रहा है, अच्छा ये ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहा है, अच्छा ये काम ऐसे भी हो सकता है, उसके बाद वो काम कर रहा है। दोज पीपल आर रिफ्लेक्टर। कि वो ऑब्जर्व करते हैं एंड कंसिडर फिनोमिना देन एक्ट एट देयर ओन पेस। थर्ड टाइप के आते हैं हमारे एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट क्या होते हैं? दे लाइक टू लर्न बाय डूइंग समथिंग, दे एक्ट फर्स्ट एंड कंसिडर कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टरवर्ड्स। वो कहते हैं कि मुझे टास्क मिला है, मैं सीधा सीधा काम करता हूं, मैं एआई पे काम करना शुरू करता हूं, कोई बात नहीं, गलती होगी, एक गलती होगी, दो गलती होगी, तीन गलती होगी, चार गलती होगी, बाद में सीख जाऊंगा। ये होते हैं हमारे एक्टिविस्ट। दे लाइक टू लर्न बाय डूइंग समथिंग, दे एक्ट फर्स्ट, वो काम पहले करते हैं और उसके बाद उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बाद में देखते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो कोई बात नहीं, उसे सीख लेंगे। एंड लास्ट आते हैं प्रैग्मेटिस्ट। प्रैग्मेटिस्ट क्या होते हैं? स्टडी इफ देयर इज अ डायरेक्ट लिंक टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, दे लाइक टू लर्न हाउ टू डू समथिंग रादर देन अंडरलाइंग थ्योरी। कि वो थ्योरी नहीं पढ़ते, वो प्रैक्टिकली सीखते हैं ये काम कैसे होता है। वो इनको भी देखेंगे, वो बुक बुक नहीं ना देखेंगे, इनको भी देखेंगे, अपना भी लॉजिक लगाएंगे। दे ट्राई टू लर्न समथिंग के प्रैक्टिकली इसको कैसे किया जा सकता है। जैसे जॉब ट्रेनिंग के, जॉब में हमने उसको ट्रेनिंग दी कि तुम आओ और ये काम को करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, रादर देन जस्ट बुक पढ़ के तुम्हें आनी। सो दीज आर 4 टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल्स देन दैट एम्प्लॉइज अडॉप्ट इन अ कंपनी। और ये किसने दिया है? हनी एंड मम्फर्ड ने। क्या क्या से? पहला है हमारा थ्योरीज कि वो बुक पढ़ते हैं पूरी और नॉलेज गेन करते हैं कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिया। रिफ्लेक्टर होते हैं, पढ़ते कुछ नहीं है, ये आसपास के लोगों को देख के समझते हैं कि कौन कैसे काम कर रहा है और ये कैसे काम कर सकते हैं। एक्टिविस्ट होता है कि भैया हम किसी को देखेंगे नहीं, हमें बुक की जरूरत नहीं है, एआई पे हम सीधा खुद काम करेंगे, बना के देखते हैं क्या होता है, जो भी आंसर्स देने हैं, कुछ भी देना करते हैं, कुछ गड़बड़ होगी देख लेंगे। एंड लास्ट आते हैं प्रैग्मेटिस्ट कि वो कहते हैं कि हमें बुक नहीं पढ़नी, बट विल ट्राई टू लर्न, हम हर जगह से लर्न करने की कोशिश करेंगे, इधर से, बुक से, हर जगह से, ताकि प्रैक्टिकली हम उस पर काम कैसे कर सके वो चीज हम करें। तो एक बार इसको पढ़ लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। सर
हाँ, सर मैं लीव हो गया था एक बार। एक्टिविस्ट और प्रैग्मेटिस्ट में डिफरेंस बता दो ना। प्रैग्मेटिस्ट का। एक्टिविस्ट होते हैं कि जो कहता है कि हम सीधा सीधा प्रैक्टिकल काम देखेंगे, करेंगे काम, और करके जो गलतियां होगी उससे सीखेंगे। और प्रैग्मेटिस्ट होते हैं, ये कहते हैं कि हम खाली थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम खाली लोगों को नहीं देखेंगे, हम हर तरीके से समझेंगे कि प्रैक्टिकली इस काम को कैसे करना है। हमें छोटी मोटी ट्रेनिंग दे दो कि इस काम को कैसे करना है, वो ट्रेनिंग करके हम वो काम स्टार्ट कर देंगे। दे डोंट वांट टू लर्न, दे डोंट वांट टू डू दिस, वो बस ये होता है कि हमें ट्रेनिंग दे दो कि ये काम कैसे होगा, और फिर उसके बाद वो काम स्टार्ट कर देंगे। और सर रिफ्लेक्टर में ये होता है ना कि देख के सीखते हैं। वो देख के सीखते हैं। डन सर। सर डन। ओके, चलो। डन सर। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज कॉब्स लर्निंग स्टाइल। कॉब्स लर्निंग स्टाइल। अब कॉब्स ने हमें क्या बताया है? इसने बताया है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इसने क्या बोला है? ये जो प्रैक्टिकली होता है ये काइंड ऑफ उस तरीके से बताया है कि सबसे पहला इसने बताया है स्टेज 1 के कोई इंप्लॉय अगर हम उसको कोई भी काम देते हैं, जैसे एआई का मैंने काम दिया था, तो स्टेज 1 होगा जिसमें उसके पास होता है कंक्रीट एविडेंस, कंक्रीट एक्सपीरियंस, सॉरी, कंक्रीट एक्सपीरियंस मतलब जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उसके पास है, उसको लगता है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो उस एक्सपीरियंस से एआई पे काम करने स्टार्ट कर देगा। वो उस एक्सपीरियंस से एआई पे काम करने स्टार्ट कर देगा विदाउट एनी ट्रेनिंग। यहां पे विदाउट एनी ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग उसने नहीं ली, कुछ नहीं लिया, उसने कहा मैं काम कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, हो जाएगा, मेरे को पता है हो जाएगा। दैट इज कंक्रीट एक्सपीरियंस, कि उसके पास कोई बहुत वास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है जिसके बेस पे वो कह रहा है कि ये काम हो जाएगा। दैट इज कंक्रीट एक्सपीरियंस विदाउट एनी ट्रेनिंग, उसने काम स्टार्ट कर दिया। दैट इज स्टेज 1। स्टेज 1 के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। अब क्या होता है, जब उसने काम करा एआई पे, उसको पता चला कि उसको तो जमा ही कुछ नहीं आता। वो अपने आप को सोचा था मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन एआई में तो इतनी सारी चीजें हैं, हमें उसके बारे में पता ही नहीं। दैट इज ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। वो ये देखेगा कि मैं क्या सोच रहा था, कि मैं अपने आप को क्या समझता हूं, लेकिन एक्चुअली में मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो जब उसको पता चलेगा कि जो टारगेट से वो अचीव नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाएगा, देन ही विल ट्राई टू फाइंड आउट प्रॉब्लम्स, किस वजह से वो काम में फोकस नहीं कर पाया था, क्या क्या इश्यूज थे जो उसको समझ नहीं आए। इसके बाद आएगा हमारा थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज इज फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड जनरलाइजेशन। जब उसको पता चल जाएगा कि उसकी क्या क्या प्रॉब्लम थी, कहां कहां पे उसको ट्रेनिंग करनी थी, ये सब कुछ करना था, अब वो इस स्टेज में आके वो रीडिंग करेगा बहुत सारी, वो लोगों को देखेगा, वो बुक्स पढ़ेगा, वो ट्रेनिंग करने की कोशिश करेगा। उसके बाद ही विल गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम दीज थिंग्स, कि हाँ अब मुझे पता चल रहा है कि एआई में काम कैसे कैसे होता है। और उसके बाद आता है हमारा फोर्थ स्टेज। अब जब उसने सब कुछ पढ़ लिया है, अब वो दोबारा से एआई पे काम करेगा नई सिचुएशन में, और देखेगा कि मुझे एआई कितना आता है। जैसे मैं तुम सबको क्या बोलता हूं, कि जब भी तुम अपना कोई चैप्टर पढ़ लेते हो, उसके एग्जाम के क्वेश्चंस करो। एक चैप्टर पढ़ने के बाद तुम एग्जाम किट के क्वेश्चंस करोगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे को कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने कॉन्सेप्ट सही हैं, कितने गलत। वो तुम्हें पता चलेगा यहाँ पे कि कितने कॉन्सेप्ट सही हैं, कितने गलत। अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारे सारे सही हैं, सारे सही हैं, तो परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें काफी कॉन्सेप्ट गलत हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देन यू विल रीड फ्रॉम द बुक। दैट इज स्टेज नंबर 3, कि नाउ यू विल रीड फ्रॉम द बुक, अपने कॉन्सेप्ट्स बनाओगे, और दोबारा से नया अपना जैसे एसीसी स्टडी हब का टेस्ट करोगे, क्योंकि ऑलरेडी वो वाला तो कर ही चुके हो तुम, उसमें तो मार्क्स आ ही जाएंगे तुम्हारे। अब तुम नया टेस्ट करोगे टू आइडेंटिफाई कि तुम्हें वो चैप्टर कितना आता है। दैट इज कॉब्स लर्निंग स्टाइल। ठीक है, तो स्टेज 1 कंक्रीट एक्सपीरियंस, स्टेज 2 इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन, स्टेज 3 इट इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, एंड स्टेज 4 इज अप्लाई इम्प्लीकेशंस। ठीक है, या इसको बोलते हैं हम एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे। पहला तो यही है कंक्रीट एक्सपीरियंस, दूसरा भी ठीक है हमारा, तीसरा हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन,
और स्टेज 4 हमारा आता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये 4 स्टेजेस हैं, अच्छे से इन 4 स्टेजेस को पढ़ लो। तो मैं यहाँ पे ना इसमें बुक में लिखा नहीं हुआ, तुम कॉपी में अपनी भी लिख लेना साथ साथ। जिस भी तरीके से तुम लिखना चाहते हो कि फर्स्ट स्टेज पे क्या है उसके आगे लिख लेना, यहाँ लिखा नहीं हुआ। तो कंक्रीट एक्सपीरियंस बेसिकली तुम्हारा होता है कि, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, डूइंग वर्क विदाउट ट्रेनिंग। देन यहाँ पे फाइंडिंग एरर्स इन योर वर्क एंड नीड फॉर ट्रेनिंग, कि तुम्हें किस किस चीज की ट्रेनिंग चाहिए। देन आता है तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, गेटिंग ट्रेन्ड, लर्निंग लर्निंग फ्रॉम बुक्स। ये आता है यहाँ पे। एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन से नाउ वर्क इन अ न्यू सिचुएशन टू फाइंड आउट प्रोग्रेस। ये होते हैं हमारे 4 चीजें, अच्छे से इनको समझ लो और कॉपी में लिख लो। डन सर। ओके
हो गया सबका क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। सर आज यही तक रहने दो, नेक्स्ट क्लास में हैं थोड़ा सा कराया तो बस, एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे को मैं बता देता हूँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, छोटा सा है, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मेथड, और खत्म, बस खत्म। सब पढ़ लेंगे, तुमने पढ़ा हुआ है 12th में भी। हाँ तुम चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो, देखो चैप्टर इतना ही है, बस खत्म हो गया। तुम चाहो तो इस चैप्टर को सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। कोई भी डाउट आएगा मैं बैठा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना। तो अभी के लिए मैं तुम्हारे को सिर्फ ये करा रहा हूँ, जो एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा सा टॉपिक ये कराता हूँ, इतना सा टॉपिक है बस। बाकी तुम्हारा सेल्फ स्टडी है वो तुम कर लेना, सारा 12th वाला है, उसमें कुछ भी एज सच नया नहीं है। नेक्स्ट क्लास में कोई भी डाउट होगा उसमें से मैं पूछ के देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। हमारे सिर्फ 2 चैप्टर रह जाएंगे इसके, एंड वो भी हमारे 17th और 18th भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, वो हम एक ट्यूसडे और एक थर्सडे को कर लेंगे, ठीक है? मैंने वो 2 क्वेश्चन जो सेंड किया था आपको व्हाट्सएप में, देखा था आपने? कौन से वाले? तो क्वेश्चन मैंने सेंड किया था ना आपको व्हाट्सएप में। ग्रुप में या इंडिविजुअल? नहीं सर, मैंने इंडिविजुअल सेंड किया था। नहीं तुमने कहाँ भेजा था, ग्रुप में या इंडिविजुअल भेजा था? तो इंडिविजुअल भेजा था मैंने। मैं चेक करता हूँ एक सेकंड। मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी मैं फिर। हाँ मेरे को ना ग्रुप में सेंड कर देना एक बार, वो मैं एक्चुअली कई बार ना मुझे इंडिविजुअल मैसेज मुझे बहुत send आता है, मेरे करना नंबर ना मैंने सेव किए नहीं होते, ग्रुप से मैंने टॉप पे रखे हुए हैं अपने, ठीक है, ठीक है। इसलिए। एक सेकंड गाइस बस। चलो अब जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जो हमने आज की वीडियो में करना है, और उसके बाद तुम्हारा होमवर्क है, दैट इज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। सो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली जो मतलब है, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट कंपनी के लर्निंग, कंपनी क्या होती है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि हम लर्निंग को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। सो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के हम चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। सो वन दैट फैसिलिटेट्स द लर्निंग ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स बाय गैदरिंग एंड शेयरिंग नॉलेज, tolerating experience and solving problems analytically, that is called learning organization, जहां पे हम employees को हर तरीके से हर जगह से learn करवाते हैं। So learning organizations are good at experimentation, that is tolerate risk that things may go wrong, कि हमने experiment कर रहे हैं वहां से हम सीखेंगे। Learn from past experience, learning from others, transferring knowledge quickly and efficiently throughout the organization, those are learning organization। बस इतना ही हमारा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट है वो सारा तुम्हारा होमवर्क है, एक बार इसको पढ़ लेना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद जस्ट टू लेट यू नो, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये बेसिकली पे से रिलेटेड है, कि जब एक एम्प्लॉय जॉब करता है तो उसकी परफॉर्मेंस को हम कैसे अप्रेज कर सकते हैं, क्या क्या उसको रिवॉर्ड्स अवार्ड्स, ये सारा वही है। देखो तुम देखोगे ना कि अप्रेजल प्रोसेस क्या होता है, कि उसने कितना काम किया, ग्रेडिंग देना। ये हो गया, छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं एक बार, रुको। बस ये भी छोटा सा चैप्टर है, कितना 1 2 3 4 5 6 7 पेज का चैप्टर है ये भी हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद आता है हमारा एथिक्स, पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन, सॉरी ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अभी है 2 चैप्टर, 3 चैप्टर है हमारे अभी। ये मैं भूल ही गया था। कौन सा चैप्टर क्या? क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन? इसमें तो 15 मार्क के तुम्हारे आते ही नहीं है। तुमने फर्स्ट वीडियो नहीं सुनी इसकी, जहां पे मैंने इसका तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया था, इसमें तुम्हारे को 15 मार्क के बड़े क्वेश्चन नहीं आते।
इसमें तुम्हारा जो एग्जाम पैटर्न होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, एक सेकंड, मेरा खुद माइंड से निकल गया क्योंकि आजकल F7 का भी मैं कर रहा हूँ ना, काफी सारी चीजें माइंड में जा रही हैं। इसमें तुम्हें 15 मार्कर क्वेश्चन नहीं आएंगे, देखो ये आते हैं तुम्हारे को, ये देखो तुम्हारे को 30 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्कर ईच, 30 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे को 2 मार्क्स ईच, 16 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क ईच, ये हो गया 76। और सेक्शन बी में 6 मल्टीटास्क क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स ईच के, और वो भी तुम्हारे एमसीक्यूज ही होंगे। तो 4 मार्क्स ईच के तुम्हारे को जैसे केस स्टडीज वगैरह होगी वो आएंगे। तो हो सकता है वहां 2 क्वेश्चन हो या 4 क्वेश्चन हो, 15 मार्कर क्वेश्चन नहीं आते इस सब्जेक्ट में। ठीक है, आएगा सब कुछ ही ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, कोई भी टाइपिंग वाला काम यहाँ पे नहीं होगा तुम्हारा। तुम्हारे को आएगा सारा का सारा ऑब्जेक्टिव, या फिर जो तुम्हारे को ऑप्शन फ्रॉम द बिलो उस टाइप से आएंगे। तुम्हारे को यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि तुम्हारे को पूरा टाइप करना है, कुछ करना है। चलो गाइस, अब क्लास करते हैं अब अपनी ट्यूसडे। एग्जाम को बोलो। 2 टाइम 1.5 2 आवर्स, सॉरी 2 आवर्स होता है। एंड वैसे मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, नॉर्मली बच्चे जो एमए बीटी का एग्जाम है ना, ये 1.5 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं, ज्यादा टाइम लगता नहीं, क्योंकि थ्योरी है, इतने सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, क्लिक कर गया तो एक बारी में आंसर दे दोगे, नहीं क्लिक किया तो नहीं याद आएगा, तो हो जाता है। इसके जो क्वेश्चंस हैं, अगर तुम देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे को 46 प्लस तुम्हारे को इसमें 2-2 क्वेश्चन मान के चलो, अराउंड 60 क्वेश्चन आते हैं, और बच्चा 5 से 10 सेकंड में एक आंसर दे देता है, इससे ज्यादा टाइम लगता नहीं है। तो 1.5 आवर्स में तुम ये कर लोगे। हालांकि जब तुम एग्जाम, जब तुम्हारा सिलेबस सारा हो जाएगा, मॉक्स हो जाएंगे, तो मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि एग्जाम के लिए तुम्हें कैसे प्रैक्टिस करनी है। जैसे चलो एफए वगैरह में तो कुछ खास इतना नहीं होता, लेकिन इसको कैसे तुम प्लान कर सकते हो कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, नहीं आता तो कैसे सोचना है, कैसे आंसर दे सकते हो, क्योंकि ये थ्योरी है। थ्योरी में अक्सर हमारी गलती होने के चांसेस ज्यादा होता है। प्रैक्टिकल में तो कैलकुलेशन सही है तो आंसर सही निकलेगा, लेकिन थ्योरी में कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई विल हेल्प यू कि तुम कैसे अपने आंसर्स निकाल सकते हो। ठीक है। चलो गाइस, अब क्लास करते हैं हम अपनी ट्यूसडे। बाय सर, टेक केयर। चलो ओके गाइस, बाय, टेक केयर। बाय सर।